पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कृमिनाशक पदार्थ। कृमिनाशक पदार्थ में निसंक्रमण की विधियां। निसंक्रमण की 3 विधियां होती हैं, प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक। प्राकृतिक, भौतिक इन 2 विधियों के विषय में आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। आज आप तीसरी विधि के विषय में पढ़ेंगे, रासायनिक विधि। रासायनिक 3 रूपों में उपलब्ध होते हैं। रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वो हमें 3 रूपों में उपलब्ध होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जिसका आकृति आकार निश्चित होता है। ठोस पदार्थ में चूना, पोटेशियम, ब्लीचिंग पाउडर, नीला थोथा, बोरिक पाउडर, साबुन, नीम की पत्तियां, डीडीटी का पाउडर, नेथलीन की गोली आते हैं। चूना नालियों, सड़कों तथा मल पात्र आदि में सूखा चूना डाला जाता है। चूने का घोल दीवारों पर भी लगाया जाता है। पोटेशियम यह चूर्ण के रूप में रहता है, पर इसे पानी में घोलकर ही कुएं या तालाब में डाला जाता है। पोटेशियम का प्रयोग सब्जी फल धोने के लिए भी किया जाता है। इसको लाल दवा के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यह भी नालियों तथा रोगी के कमरे आदि में डाला जाता है। रोगी के मल मूत्र या व्यायाम पात्र में घोल के रूप में डाला जाता है। साबुन, कुछ साबुन में निसंक्रमक दवाएं मिली होती हैं, जैसे डिटॉल में, नीम में, सिंथॉल में, लाइफबॉय। इससे हाथ तथा शरीर कीटाणु रहित होते हैं। अतः रोगी की परिचर्या करने से पूर्व एवं पश्चात या त्वचा रोग होने पर शौच क्रिया के बाद ऐसे साबुन से हाथ एवं स्नान करना चाहिए। नीम की पत्तियां, सूखी नीम की पत्तियां कपड़ों में रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। नीम के पेड़ का हर अंग, पत्ती, छाल कीटाणुनाशक होता है। डीडीटी का पाउडर, नालियों आदि में इसे पाउडर या घोल के रूप में डाला जाता है। इससे मक्खी मच्छर नष्ट होते हैं। रासायनिक पदार्थ में दूसरा है द्रव। द्रव जिसका आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रव पदार्थ में फिनाइल, कार्बोलिक अम्ल, आइजल, आइसॉल, डिटॉल तथा सेवलॉन, मिट्टी का तेल, नीम का पानी, ये सभी आते हैं। फिनाइल शौचगृह, नालियों आदि में पानी में डालकर इनका घोल डाला जाता है। रोगियों के मल आदि के पात्र में भी डालना चाहिए। कार्बोलिक अम्ल यह कोल तार से प्राप्त होता है। पानी मिलाकर इनसे घाव धोया जाता है। आइजल यह तीव्र निसंक्रमक है। इससे हैजे, डिफिथीरिया, टाइफाइड के जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। आइसॉल चिकित्सकीय औजारों, जो भी चिकित्सक औजार प्रयोग करते हैं उनके धोने के कार्य में किया जाता है। डिटॉल तथा सेवलॉन घाव को साफ करने तथा हाथ धोने के लिए पानी के घोल में इसका प्रयोग किया जाता है। यह द्रव क्रीम तथा साबुन तीनों रूपों में उपलब्ध होता है। त्वचा रोग होने पर पानी में डालकर स्नान करने से लाभ होता है। अगला है मिट्टी का तेल। नालियों तथा खुले पानी के गड्ढों में मिट्टी का तेल डाला जाता है। इससे मच्छर नष्ट हो जाते हैं। नीम का पानी, नीम की पत्तियां या छाल पानी में उबालकर उससे घाव, फोड़े या आंख धोई जाती है। इस पानी से स्नान करने से त्वचा रोग से लाभ होता है। रोगी के वस्त्र आदि भी नीम के पानी से धोए जाते हैं।
रासायनिक पदार्थ में तीसरा है गैस। गैस को हम वाष्प भी कह सकते हैं। गैस आकृति आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इसमें गंध की गैस, क्लोरीन गैस, नीम की पत्तियों का धुआं, अगरबत्तियां आती हैं। गंध की गैस, गंधक जलने से गैस उत्पन्न होती है। कमरे में गंधक जलाकर कमरा बंद कर हट जाना चाहिए। 1-2 घंटे में जो कमरे के जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्लोरिक गैस बहुत ही तीव्र और विषैला गैस होता है। जो क्लोरिक गैस होता है वो बहुत ही तेज और विषैला होता है। कमरा आदि इससे शुद्ध किया जाता है, पर इसका प्रयोग मुंह पर कोई बचाव मास्क लगाकर करना चाहिए। नीम की पत्तियों का धुआं, सूखी नीम की पत्तियां जलाने से उठे धुएं से मच्छर नष्ट हो जाते हैं। जो नीम की पत्तियां जलती हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है, उनसे जो मच्छर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। रोगी के कमरे को भी इससे स्वच्छ किया जाता है। पशुशाला में पत्तियां जलाने से गोबर की दुर्गंध तथा मच्छर पैदा नहीं होते हैं। अगरबत्तियां, विशेष पदार्थों से बनी अगरबत्ती के जलने से भी मक्खी मच्छर नष्ट होते हैं। जैसे कछुआ छाप अगरबत्ती से मच्छर नष्ट हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कृमिनाशक पदार्थ के प्रयोग में सावधानियां। जो कृमिनाशक पदार्थ हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो या प्राकृतिक हो, इनका प्रयोग हम जैसे भी करेंगे उनमें हम किस प्रकार की सावधानियां करेंगे। निसंक्रामक पदार्थ जीवाणु को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, पर इनका प्रभाव मनुष्य के विभिन्न अंगों जैसे आंख, गला, त्वचा पर बुरा हो सकता है, जैसे जलन होना, आंखों से पानी गिरना आदि। अतः इनका प्रयोग करते समय दस्ताने तथा मास्क से मुंह के बचाव का प्रबंध कर लेना चाहिए। अगला है, जिस वस्तु की जितनी मात्रा पानी में मिलाने के लिए लिखी हो उतनी ही सावधानी से नाप लेनी चाहिए। अधिक मात्रा में मिलाने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है, कुछ पदार्थ विशेष धातु के बर्तन में ही घोले जाते हैं। जैसे शीशे के बर्तन में घोले जाने वाले द्रव को उसी में रखना चाहिए। कुछ पदार्थ कुछ विशेष वस्तुओं के लिए हानिकारक होते हैं, अतः उनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। जैसे पोटास परमैंगनेट के कपड़ों में दाग लग जाता है। कुछ गैसों से चमड़े तथा पुस्तकों आदि को हानि पहुंचती है, अतः उनका प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि किस वस्तु के लिए यह निसंक्रामक पदार्थ हानिकारक है। अगला, कृमिनाशक पदार्थ का प्रयोग उचित मात्रा में करना चाहिए, अर्थात न तो इतना कम हो कि वह प्रभावहीन हो जाए। जैसे एक कुएं में केवल 1 मग लाल दवा छोड़ेंगे तो कुछ प्रभाव नहीं करेगा। इसी प्रकार मात्रा से अधिक वस्तु भी नहीं प्रयोग करनी चाहिए। कुछ कृमिनाशक पदार्थ भी होते हैं, अतः उनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। व्यर्थ में फेंकना या नष्ट नहीं करना चाहिए। पदार्थ पुराना हो जाने पर भी उसकी नाशक शक्ति समाप्त हो जाती है। जैसे नेथलीन की गोली या नीम की पत्ती की गंध समाप्त हो जाए तो उन्हें हटाकर नई डालनी चाहिए। इन पदार्थों को बहुत सावधानी से रखना चाहिए जिससे बच्चे आदि के हाथ में न पड़े, क्योंकि इनसे प्रयुक्त हाथ से भोजन आदि करने पर विषैले प्रभाव पड़ता है। प्रयोग के बाद सावधानी से साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। ये था निसंक्रामक पदार्थ।
इसमें हम लोगों ने निसंक्रमक के तीनों विधियों के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक। और इन रासायनिक के प्रभाव से जो हमें सावधानियां रखनी है उनके विषय में पढ़ा। अब आप लोग के लिए होमवर्क है, निसंक्रमण के मुख्य कितने रूप हैं? रासायनिक निसंक्रमक पदार्थों के विभिन्न रूपों के नाम बताओ तथा किन्हीं दो के बारे में विस्तार से लिखो। थैंक यू।